नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अब हम पढ़ रहे थे जुलाई 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्थिक परिदृश्य तक की सभी खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि स्टेट न्यूज़ को। तो देखिए, जो लोग भी एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए पूरी मैगजीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको प्रादेशिक परिदृश्य यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का जो है वो आर्टिकल ना हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत, इसमें पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी मैगजीन आपको देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको राष्ट्रीय जो परिदृश्य आपने पढ़ा है उसी के अंदर वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। और जो लोग आरएस की, आरपीएससी के किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। तो इस पर आपको कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप सभी चीज़ों को। और इस मैगज़ीन का जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पे कल तक मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी जो हमने अब तक मैगज़ीन्स पढ़ी हैं सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, सभी जो मंथ की मैगज़ीन्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब हम प्रादेशिक परिदृश्य को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि इतना टाइम मैंने ले लिया है, वो एक्चुअली क्या है कि मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा था, तो अब मैं ठीक हूँ, मैनेजेबल है, तो इसको आज जो है वो कवर कर लेंगे, जल्दी ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को लेकर के है। आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर अ ग्लांस हम इसको पढ़ेंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है खुद एक नर्स हुआ करते थे, उनके नाम पर इस पुरस्कार को जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो जिसने भी नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ये पुरस्कार जो राजस्थान के जो एक सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उनको दिया गया है। उनका नाम है नीरज तंबोलिया, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, इसलिए हमको ये पढ़ना है। फिर चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है हमारा चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो उसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, क्योंकि राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो नेशनल अवार्ड है, इसको जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा दिया जाता है। और हमको इस बार जो है 3 श्रेणियों के अंदर 3 कैटेगरीज में ये पुरस्कार मिला है। तो वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन आप पढ़ लेंगे क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में हम 3rd पुरस्कार हमने प्राप्त किया है, जो कि जोधपुर का एक जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ की श्रेणी में हमको फर्स्ट अवार्ड मिला है, जो कि हमारा अपर्ण सेवा संस्थान है उदयपुर का, उसको ये पुरस्कार मिला है। और तीसरा है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की श्रेणी, जिसमें कि गंगानगर की जो एसोसिएशन है उसको ये पुरस्कार मिला है, तो ये द्वितीय पुरस्कार है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तो छोड़िए, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ना चाहें तो ठीक है कि किसको क्या पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान को ये 3 पुरस्कार मिले हैं जल संरक्षण की श्रेणी में, ये हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमने पढ़ा भी है, लेकिन अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। राज्य को यानी कि राजस्थान को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 8वां स्थान इस बार दिया गया है। ये जो राज्य खाद्य सूचकांक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसको 7 जून जो कि हमारे खाद्य सूचकांक दिवस होता है उस दिन इसको जो है हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 मानक होते हैं जिनके आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। वो 5 मानक कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, दूसरा है नियमों का पालन, तीसरा है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है प्रशिक्षण और क्षमता, और लास्ट है आपका उपभोक्ता सशक्तिकरण यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो जो भी फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेजर करने के लिए इन्होंने 5 जो है वो अपने पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे नियमों का पालन है उसमें हमको सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं, 12 अंक दिए गए हैं। अंक याद नहीं रखने आपको, लेकिन एक पैरामीटर्स जो है ये आपको पता होने चाहिए। फिर देखिए, राजस्थान की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पिछले साल हमारी रैंकिंग 10वीं थी, इस बार हमारी रैंकिंग 8वीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा कि SFSI जो इंडेक्स है इसको हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। पिछली बार हमारी रैंकिंग 10th थी, इस बार सुधर करके कितनी हो गई है? 8 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहता है कि हमारे राजस्थान में जो 13 सिटीज़ हैं, 13 जो ऐसे शहर हैं, वहाँ पर हम ग्रीन लंग्स को विकसित करेंगे। ग्रीन लंग्स का मतलब सिंपल सा ये है कि हम वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जयपुर में कानोता, जो आपने सुना होगा कानोता बांध जो है, उस साइड का जो एरिया है उसमें आसपास के क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने जो है 13 शहर जो है वो सेलेक्ट किए हैं, जहाँ पर इन्होंने अलॉटमेंट किया है 19 करोड़ रुपए का। उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है सरकार के द्वारा कि यहाँ पर जो है हम ग्रीन लंग्स या वन क्षेत्र जो है उसको विकसित करेंगे। अब सबके नाम तो आप नहीं याद करने हैं, एक बार देख सकते हैं कि भाई अलवर का मुंगस का है, चूरू का राजगढ़ है, और जयपुर में मैंने आपको बताया कानोता बांध है, बांसवाड़ा के अंदर जो श्यामपुरा है, और दौसा के नीलकंठ महादेव है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है ग्रीन लंग्स को विकसित किया जाएगा।
फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है जैम एक्सीलेंस को लेकर के। एक पुरस्कार है, एक अवार्ड है जो कि राजस्थान को इस बार दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जैम एक्सीलेंसी अवार्ड है, ये एक हमारा जो जैम पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी हमारे SC और ST जो उपक्रमी होते हैं, उपक्रमी यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, जो उनकी प्रोडक्शंस होती है, उनको सेलिंग का आदेश दिलाने के लिए इस पोर्टल को जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है। तो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और क्रेता विक्रेता का एक तरीके से ये पुरस्कार होता है, बायर और सेलर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जैम पोर्टल जो है उसने इसमें सराहनीय कार्य किया है ई मार्केट प्लेस के क्षेत्र में। तो राजस्थान को सिल्वर अवार्ड जो है वो इसमें दिया गया है। तो बस इसमें इतनी सी बातें हैं, कोई विशेष इसके अंदर चीज़ है नहीं। फिर देखिए कि आवासन आयुक्त जो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल में, देखिए आवासन आयुक्त जो हैं, जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जो आयुक्त हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया है। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 मैगजीन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काफ़ी चर्चा में है। अगर आपको मई वाली क्रोनोलॉजी याद हो तो हमने पढ़ा था कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो हाउसिंग सेक्टर को जो है वो दिया गया था, राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया था। उससे पहले भी हमने काफ़ी सारे अवार्ड जो है वो इनको देते हुए देखा है। और अभी जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो यहाँ के आयुक्त हैं पवन अरोड़ा, उनको दिया गया है। यानी कि इनके जो कार्यकाल है, इन कमिश्नर के जो कार्यकाल है, इसके अंदर काफ़ी सारे काम जो है वो जो है इस हाउसिंग बोर्ड ने किए हैं, इसीलिए पुरस्कार इनको दिया गया है। तो यहाँ देखिए द एशिया HRD कांग्रेस के द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हब और AIS रेजिडेंसी, जयपुर चौपाटी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए 4 पुरस्कारों से भी इनको जो है वो सम्मानित किया है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है। तो अब ये जो पुरस्कार है वो अगर आप देखें तो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर के लिए कोचिंग हब जो प्रतापनगर में बनेगा उसको दिया गया है। बेस्ट इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में AIH जो रेजिडेंसी है उसको दिया गया है। डेवलपर ऑफ द ईयर अफोर्डिंग हाउसिंग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बने जो फ्लैट्स हैं उनको दिया गया है यह पुरस्कार। डेवलपर ऑफ द ईयर रिटेल में जयपुर जो चौपाटी है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी चर्चा में है ये 27 अवार्ड जो है वो इनको अब तक मिल चुके हैं। 4 सालों के कार्यकाल में 27 अवार्ड जो है वो इनको दिए जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम की शुरुआत। अब ये कार्यक्रम क्या है? अब देखिए इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये किससे रिलेटेड है? तो जितने भी स्कूली बच्चे हैं जो 10th पास कर चुके हैं, तो उनको स्ट्रीम कौन सा लेना चाहिए उसको लेकर के उनकी करियर गाइडेंस के लिए जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। तो देखिए नाम भी वैसा ही है, डायल फ्यूचर भविष्य की राह। तो ये जो है स्कूली विभाग यानी स्कूल विभाग जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी बच्चे 10th पास है, राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने 10th पास किया है, उनकी करियर काउंसलिंग यहाँ पर की जाएगी, उनको मार्गदर्शन जो है वो दिया जाएगा। और जो टीचर ये मार्गदर्शन देंगे उनको पथ प्रदर्शक शिक्षक कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डायल फ्यूचर भविष्य की राह कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बच्चों को करियर गाइडेंस को लेकर के संबंधित ये कार्यक्रम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राजस्थान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए नवीनीकरण जो हमारी यहाँ ऊर्जा है उसके काफ़ी स्रोत हैं हमारे यहाँ पर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा हमको इस बार पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो पवन ऊर्जा में हमने क्या क्या किया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये प्रथम श्रेणी का हमको पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए इसमें बात की जाए तो हमारे यहाँ पर पवन ऊर्जा जो है हमने इस साल की अगर हम बात करें तो हमने 867 मेगावाट जो है इतनी पवन ऊर्जा इस साल हमने इस्टेब्लिश की है, इतनी यूनिट्स हमने इस्टेब्लिश की है। और अगर बात करें मार्च 2023 तक, तो मार्च 2023 तक जो हमारा अपडेटेड डेटा है वो है 5204 मेगावाट जो है हमने विद्युत ऊर्जा क्षमता हमारे यहाँ पर विकसित की है। और यहाँ पर देखिए कि वैश्विक पवन दिवस जो है वो कब आता है? 15 जून को ये दिवस आता है और इस दिवस के ऊपर ही जो है ये पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 2022-23 में देश के अंदर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जो परियोजनाएं स्थापित की है वो राजस्थान ने की है, इसलिए हम देश में इसमें प्रथम स्थान पर आते हैं। किसमें? पवन ऊर्जा स्थापित करने में प्रथम स्थान पर आते हैं। तो जिस पर भी मैंने अंडरलाइन किया वो सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर स्थान है, 15 जून को विंड डे बनाया जाता है, वैश्विक पवन दिवस। और हमारी जो इस बार की क्षमता हमने विकसित की है वो 867 की है। और अब तक की जो क्षमता हमारे पास में है, अब तक की जो हमारे पास में स्थापित जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो है 5204 मेगावाट। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी आपको लिखने में काम आ सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है राजस्थान किसान महोत्सव को लेकर के। तो ये जो है कहाँ पर पहली बात तो आयोजित किया गया, तो हमारा JEC जो सीतापुरा के अंदर है, वहाँ पर जयपुर के अंदर जो है राजस्थान किसान महोत्सव को आयोजित किया गया है। और इसके अंदर वही मेन क्या क्या बातें हैं कि भाई किसानों से संबंधित कृषि, बागवानी, पशुपालन, इन सब की जो है प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी। फिर देखिए इस जो प्रोग्राम है इसके अंदर आत्मा योजना के तहत हर एक जो किसान है जिन्होंने नवाचार की श्रेणी में कुछ कार्य किया है, तो उनको जो है 50,000 की राशि देकर के पुरस्कृत किया गया। लंपी जो बीमारी होती है पशुओं के अंदर, उसको लेकर के सरकार ने आर्थिक सहायता जो है उसका कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। 42,000 जो पात्र पशुपालक थे उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के तहत जो है वो आर्थिक सहायता भी दी 176 करोड़ की। और एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है राजस्थान किसान ऐप। तो इसमें भी जो है किसानी से संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई। तो बहुत बेसिक सा है आर्टिकल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जैसा इसमें है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लोक कला विकास बोर्ड जो है उसके गठन को मंजूरी दी गई है। तो आप जानते हैं कि हमारे लोक कलाएं जो हमारी फोक आर्ट्स जो होती हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ कलाएं ऐसी है कि वो इसलिए विलुप्त हो गई क्योंकि उनका संरक्षण नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने देखा कि हम केरला में गए थे, तो वहाँ पर किलारापयट्टू जो एक मार्शल आर्ट का फॉर्म होता है, तो उसमें उनकी हालत बड़ी जीर्ण शीर्ण है। बस उनका शो देखने के लिए मतलब राजस्थान के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया कि भाई जो भी वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको एक क्या कहते हैं उसको, उनकी जो लिस्ट होती है उसमें उसको प्रायोरिटी दी गई कि भाई ये किलारापयट्टू के जो शोज़ होते हैं ये भी इनको दिखाए जाएँ, ताकि इस लोक कला को जो है वो वहाँ पर मरने ना दिया जाए। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में भी ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो इन लोक कलाओं से जुड़ी हुई जो जातियाँ होती हैं, जो इनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनको संरक्षण दिया जाए और वो इस कला को आगे बढ़ाएँ। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये जो बोर्ड है उसको अभी मंजूरी दी गई है। अब इसमें इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, तो इसमें इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, उसके अलावा 7 जो है वो गैर सरकारी सदस्य होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा कि लोक कला और कलाकारों को वैश्विक पहचान, इंटरनेशनल जो है आइडेंटिटी दिलवाना, उनको रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना और कलाओं का जो है वो प्रचार प्रसार करना। तो मैंने आपको बताया जैसे केरला के अंदर है, किलारापयट्टू है, कथकली है, तो उनके शोज़ देखने के लिए अब टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट को जैसे आप अट्रैक्ट करेंगे उस चीज़ के तरफ, तो क्या है कि वो लोक कला जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान में भी ऐसा ही प्रयास किया गया है, तो इसके लिए इन्होंने लोक कला विकास बोर्ड जो है उसका गठन किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है साहित्य से संबंधित। तो राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो अभी वितरित किए गए हैं और इसके तहत जो है पुरस्कारों की श्रेणियाँ हमें पता होनी चाहिए। तो क्योंकि हो सकता है आपसे पुरस्कार पूछ के बोल दे कि ये पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि जो है श्री कन्हैयालाल सेठिया साहित्य पुरस्कार जो है ये पद्य श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, और विजयदान देता जो पुरस्कार है वो गद्य की श्रेणी में दिया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो विजयदान देता तो गद्य की श्रेणी में है और कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार पद्य की श्रेणी में है। कोमल कोठारी जो पुरस्कार है ये लोक साहित्य और कला की श्रेणी में दिया जाता है। तो इनकी श्रेणियाँ आप याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है सीताराम लालस भाषा पुरस्कार जो है ये भाषा और अनुसंधान की श्रेणी में दिया जाता है और ये विजयदान देता पुरस्कार मैंने आपको बताया था ये गद्य की श्रेणी में दिया जाता है। अब इसमें वही सेम चीज़ के 11 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें एक चयन समिति होती है बाकायदा, वो उसको सेलेक्ट करती है व्यक्ति को और फिर ये पुरस्कार देते हैं। और ये सभी पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, राजस्थान दिवस या जो अन्य जो अवसर होते हैं, जो बड़े अवसर होते हैं, तब ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। आपको तो ये पुरस्कारों की श्रेणी जो है ये पता होनी चाहिए, कौन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके नोडल एजेंसी की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में है वो इसकी एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये आर्टिकल है ये एक योजना को लेकर के है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023। तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी आपको पता है कि अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है उससे संबंधित है। अब कौन अस्पताल में भर्ती होगा, तो श्रमिक जो है अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या असंगठित क्षेत्र का कोई श्रमिक है जो कि रजिस्टर्ड है इस योजना के अंतर्गत, और अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, ठीक है, जो फुटकर व्यापारी जो आप जानते हैं उनको, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या कोई जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनका जो खर्च है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो योजना है श्रमिक संबल योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ये जो है जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है।
इस योजना को जो है अभी 2023 में शुरू किया गया है और अब इसके कुछ प्रावधान हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप देखिए कि इसमें जो है जो भी श्रमिक है, पंजीकृत श्रमिक है या स्ट्रीट वेंडर है, उनके जो परिवार है उनके सदस्यों को 25 से 60 वर्ष के जो सदस्य होंगे, मतलब आप ध्यान रखिएगा एज क्या है, 25 से 60 ईयर तक का जो व्यक्ति है, उसी को अगर वो अस्पताल में भर्ती होता है 7 दिन अगर वो भर्ती रह रहा है वहाँ पर, तो मिनिमम तो 24 घंटे उसको भर्ती रहना ज़रूरी है, मतलब एक दिन पूरा भर्ती रहना ज़रूरी होता है। और अगर अधिकतम 7 दिन तक वो भर्ती है तो सरकार के द्वारा जो है डीबीटी के माध्यम से 7 दिन तक उसको जो है 200 रुपये डेली जो है वो दिए जाएंगे। तो ये योजना है पूरी कि अगर जो स्ट्रीट वेंडर्स है और जो श्रमिक हैं उनको जो है उनकी हेल्थ को लेकर के इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो आप 2 प्रावधान याद रखिएगा, एक तो 25 से 60 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए परिवार का सदस्य या फिर वो खुद जो व्यक्ति है वो, और दूसरा जो है 7 दिन तक जो है ये प्रतिदिन 200 रुपये की राशि उसको दी जाएगी, 24 घंटे तक जो है उसको भर्ती होना ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि NIRF रैंकिंग को लेकर के, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। आपको पता है कि हमने अभी राष्ट्रीय परिदृश्य में इसको पढ़ाई था, और जो है उसके अंदर IIT मद्रास जो है उसको टॉप रैंकिंग मिली है। तो NIRF रैंकिंग जो है उसमें बिट्स पिलानी जो है उसको 25वें स्थान पर रखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको रैंकिंग प्रदान की जाती है NIRF के द्वारा। तो एक नेशनल रैंकिंग है और इसमें राजस्थान से जो संस्थान है उसमें जो है सबसे पहले हमारा बिट्स पिलानी आता है 25वें स्थान पर, सबसे अच्छी रैंकिंग उसी की है। फिर अगर बात करें तो MNIT है जिसको 62 पोजीशन दी गई है, IIT जोधपुर है और वनस्थली विद्यापीठ है। तो ये कुछ संस्थान हैं जिनको की अच्छी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिट्स पिलानी, वनस्थली विद्यापीठ, और बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा चीज़ें याद करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है 66 जो नेशनल स्कूल गेम्स हैं जो कि राजस्थान में हुए थे और इनमें राजस्थान ने 6 स्वर्ण पदक जो है यहाँ पर जीते हैं। सॉरी, ये राजस्थान में नहीं होते, नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर के अंदर इनका आयोजन किया गया था। इसमें अगर कुछ देखना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बीकानेर के एक विद्यार्थी जिनका नाम है केशव बिस्सा, इन्होंने भारोत्तोलन जो है उसमें तो इन्होंने भारोत्तोलन के अंदर जो है वो स्वर्ण पदक जीत करके सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता का खिताब भी अपने नाम पर किया है। बाकी इसमें इतने सारे जो व्यक्ति हैं आप चाहें तो देख सकते हैं, बाकी इतना कोई विशेष इसमें है नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो है उसकी गठन को मंजूरी दी गई है। तो ये जो बोर्ड होगा इसमें सबसे पहली बात तो देखिए कि ये जो बोर्ड बन रहा है इस बोर्ड का गठन क्यों किया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा यही है कि जो महाराणा प्रताप है उनके नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार हैं उनको स्टार्ट किया जाए, उनके आधार पर जो है मेले, प्रदर्शनी, समारोह जो है उनको, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, इसीलिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये जो बोर्ड होगा इसके अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य जो है वो शामिल होंगे। इससे पहले हमने एक और बोर्ड पढ़ा था जिसका नाम था लोक कलाकार विकास बोर्ड, जिसके गठन को सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो उसके भी आपको पता करने की कौन एक अध्यक्ष होगा कि कितने सदस्य होंगे, और यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होंगे। और इसका जो मकसद है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कवि सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब लॉन्च करना इसका कार्य होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है खेल अकादमियों से रिलेटेड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लास्ट ईयर के पेपर में भी RS में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ खेल अकादमियाँ स्टार्ट करेंगी। कौन कौन सी खेल अकादमियाँ हैं तो ये आपको रट लेना है यहाँ पर। सबसे पहले देखिए फुटबॉल की अकादमी जो है वो कोलिडा, सीकर और बांसवाड़ा में स्टैब्लिश की जाएगी, सारा नाम आपको याद रखना है। साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में, कुश्ती की जो अकादमी है वो भीलवाड़ा में, और एथलेटिक्स की जो एकेडमी है वो राजगढ़ चूरू में, बास्केटबॉल अकेडमी जो है वो बाड़मेर और सीकर में, कबड्डी की जो अकेडमी है वो डीडवाना नागौर में स्टैब्लिश की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल एक और बोर्ड का गठन किया गया है, ये है ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन। तो 2 क्षेत्रों का जो विकास है, एक तो ब्रिज क्षेत्र जो आपके यूपी वाला टच करता हुआ एरिया है उसके लिए, और एक जो थार क्षेत्र यानी वेस्टर्न राजस्थान में जो है थार क्षेत्र के विकास के लिए दोनों बोर्ड्स का जो है वो गठन किया जाएगा। और
इसमें जो है, हाँ, इसकी संरचना देखिए कि इस बोर्ड के अंदर एक अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल जो है वो 3 सालों का होगा। बोर्ड के जो कार्य क्षेत्र होंगे वो भरतपुर और करौली होगा। कौन सा बोर्ड क्षेत्र? जो कि ब्रज विकास क्षेत्र वाला है, ठीक है। ब्रज वाला जो एरिया है उसमें जो कार्य क्षेत्र है वो भरतपुर और करौली है। इसका कार्य होगा कि ब्रज क्षेत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। धार्मिक जो पर्यटन है, ठीक है, जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको हम कैसे बढ़ावा दें, रोजगार के क्षेत्र में कैसे अवसरों को बढ़ाया जाए, ये इसका कार्य है, ठीक है। और अगर थार क्षेत्र विकास बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी एक अध्यक्ष सहित 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे और इसका जो कार्य क्षेत्र है इसमें 6 जिलों को लिया गया है, जैसे कि चूरू है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इनको यहाँ पर लिया गया है। अगर पाली नगौर पूछ लेगा तो पाली नगौर नहीं है यहाँ पे, तो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है इनको यहाँ पर लिया गया है। इसका कार्य क्या होगा? सेम वही कार्य है, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना, परियोजनाएं बनाना, धोरों पर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटकों के लिए ढाणियों में आवास प्रवास जो है उसको विकसित करना। तो ये सरकार के द्वारा इन बोर्ड बनाने का जो है वो मकसद है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है एक लिफ्ट परियोजना से रिलेटेड और हो सकता है एग्जाम में आपसे इसका नाम पूछ लिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया है। ये भी काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है? तो धौलपुर जिला जो है वहाँ पर इसको इस लिफ्ट नहर की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो ये याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन यहीं पर ही है। मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले की कालीतीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास व सिलावट एनीकट परियोजना का लोकार्पण किया है। तो आपको तो लिफ्ट परियोजना अच्छी तरीके से याद रहे। कालीतीर लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है? धौलपुर में है। कालीतीर लिफ्ट परियोजना बसेड़ी विधानसभा की सरमथुरा तहसील में कालीतीर लिफ्ट परियोजना के निर्माण में 643 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और इसमें होगा क्या, ये जो चंबल नदी है उसमें वर्षा काल के दौरान जो ज़्यादा पानी आ जाता है, अत्यधिक जो जल आता है, उसको लिफ्ट करके पार्वती बांध और रामसागर बांध को हर वर्ष जो है वो पूरी क्षमता तक इसको भरा जाएगा। यानी चंबल नदी का पानी जो है वो इस लिफ्ट नहर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कालीतीर परियोजना कहाँ की है? तो धौलपुर के अंदर जो है इसका जो इनागोरेशन है वो किया गया है। फिर यहाँ देखिए, इन बांधों के भरने से जिले की जो जीवनदायिनी बामनी, पार्वती और उटंगन नदियाँ हैं वो हमेशा जल से उपलब्ध रहेंगी। तो ये थोड़ी सी नदियों के नाम भी आपको ध्यान रहे। फिर यहाँ देखिए, धौलपुर जिले की राजखेड़ा तहसील के सिलावट गांव में उटंगन नदी पर 100 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा जो है वो एनीकट भी बनाया गया। तो उटंगन नदी कहाँ पर है? तो ये जो है ये भी धौलपुर जिले में है। ये भी आपको यहाँ पर ये फैक्ट ध्यान रहे। तो नदियों के नाम पे, क्योंकि नदियाँ आपके सिलेबस में है तो हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पर बन जाए। आपको ये आंकड़े नहीं याद रखना है, 100 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, ये छोड़िए। ये नदियों के नाम, ये जगह कौन सी है, ये लिफ्ट नहर कौन सी है, ये आपको पता रहे, बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है योगेंद्र सिंह जो है उनको 36वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे पुरस्कार हैं जो कि पर्यावरण दिवस पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर योगेंद्र सिंह जी का नाम लिखा हुआ है तो हम थोड़ा सा इतना ही देखेंगे कि ये जो है कमांडेंट है बीएसएफ में, और इनको जो है ये जो संस्थान है आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान जोधपुर की, उसकी तरफ से ये पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारे, जैसे राजस्थान पत्रिका के जोधपुर संस्करण को भी पुरस्कार मिला है, गोवर्धन हाउस हेडाऊ पुरस्कार है, राजमाता कृष्णा कुमारी पर्यावरण। इतना याद नहीं रखना है, इतना एग्जाम्स में ना तो याद रहता है और ना ही वो पूछेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को सुविधाओं की मंजूरी। तो जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं वहाँ के, तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि नगद पुरस्कार है, भूमि अनुदान है, राज्य सरकार के द्वारा जो है एक एक्ट के तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी कि इसमें 6 लाख के नगद पुरस्कार और या 25 बीघा जो संचित भूमि है वो दी जाएगी, या भूमि के एवज में 25 लाख रुपये जो है वो इनको दिए जाएंगे। तटरक्षक मेडल धारकों को 30,000 नगद, 25 बीघा सिंचित भूमि और 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये कुछ उन लोगों के लिए, इसमें भी कोई विशेष क्वेश्चन बनने जैसा है नहीं, तो आप जस्ट फॉर अ ग्लांस आप देखिएगा, बाकी रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है केन्या में आयोजित होगा इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023। अब देखिए, क्योंकि ये जो एक्सपो है ये राजस्थान इन्वेस्ट समिट जब हमारे यहाँ हुआ था उस टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि हम केन्या के अंदर ये इस प्रकार की जो इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो है इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो जो है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो केन्या की जो राजधानी नैरोबी है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ पे। तो शॉर्ट न्यूज़ में सबसे पहला जो आर्टिकल है वो वंदिता सहरिया को लेकर के है। वंदिता सहरिया जो है WHO के मुख्यालय में एक जो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट करके एक वृत्त चित्र वो बनाया गया था। तो उसमें उन्होंने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी इसका निर्देशन जो है वो वंदिता सहरिया ने किया है, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वो एकमात्र भारतीय वहाँ पर थी। तो नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि राजस्थान से इनका संबंध है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है शिक्षा भूषण सम्मान को लेकर के। तो ये जो है सरकारी विद्यालयों में विकास कार्य करवाने वाले जो भामाशाह होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा सकते हैं आप। तो शिक्षा भूषण जो पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? पहली बात, जो भामाशाह है, भामाशाह मतलब जो स्कूलों का अनुदान देते हैं, पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, तो उनको भामाशाह कहा जाता है। तो राज्य स्तरीय ये पुरस्कार है और इसके अंदर जो है जिस भी व्यक्ति ने अगर 30 लाख या इससे अधिक का सहयोग दिया है तो उसको शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाता है, और 30 लाख से कम अगर किसी ने दिया है तो उसको पद्मश्री से कह रही हूँ, शिक्षा श्री का सम्मान दिया जाता है। तो एक तरीके से पद्म भूषण और पद्मश्री की तरह ही है ये। 30 लाख से कम दिया है तो आपको शिक्षा श्री का सम्मान दिया जाएगा। 30 लाख से ज़्यादा का अगर आपने अनुदान दिया है, किसी को सहयोग दिया है, अनुदान ने सहयोग किया है, तो उसको शिक्षा भूषण का पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि विगत जो सत्र है उसमें 15 लाख ये राशि हुआ करती थी कि अगर किसी ने 15 लाख तक का सहयोग दिया है तो उसको शिक्षा भूषण दिया जाता है, और 15 लाख से कम अगर है तो उसको शिक्षा श्री का सम्मान दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री को लेकर के। फिर देखिए ब्लू पॉटरी के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टार्ट किया जाएगा जयपुर के अंदर। ब्लू पॉटरी आपको पता है कि यहाँ की ही काफ़ी जयपुर की ही फेमस है। तो आपका जो RECP है यानी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसके साथ मिलकर ब्लू पॉटरी के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना बनाई है। और यहाँ पर देखिए जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र में इसको विकसित करेंगे और जयपुर में ही जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसके लिए और लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय जो पादप होते हैं उनके अनुसंधान और उत्पादन जो है उसको अधिकतम करने के लिए 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना बनाई है। तो आपसे पूछ ले अगर सीताफल और आम और इनके लिए कहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा, तो उदयपुर में इसको बनाया जाएगा, और इसमें इतनी ज़मीन और इतनी सब चीज़ें जो है वो अलॉट की गई हैं। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान युवा महोत्सव। तो ये जो है बजट में जो घोषणा है उसकी क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जो है वो किया गया है। और इसके अंदर जो है इसका उद्देश्य जो है जो युवा महोत्सव का उद्देश्य है वो है प्रदेश के जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको निखारना, उनको मंच प्रदान करता और राज्य की जो लुप्त लोक कला और संस्कृति है उनका संवर्धन करना। ठीक है, तो ये कब से कब शुरू हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉक स्तर पे कभी इतना तो कोई नहीं पूछेगा। इसमें जो नोडल विभाग है वो शिक्षा विभाग है, और इसमें जो आयोजन के लिए 2 लाख और 5 लाख की राशि भी स्वीकृत की गई थी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी ये योजनाएं हैं जिनको कि स्टार्ट यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड को लेकर के, एक और बोर्ड है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो राज्य सरकार के द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके प्रमुख अंग जो है उसमें देखिए बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में होगा। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे और इनका जो कार्यकाल है वो 3 सालों का होगा। इनका जो प्रशासनिक विभाग है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इसके जो कार्य होंगे वो होंगे स्वर्ण एवं रजत कला समाज की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक अभिवृद्धि और रोजगार बढ़ाना जो है वो इसका प्रमुख कार्य होगा। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है जो है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लानिटोरियम। प्लानिटोरियम आप जानते हैं जैसे जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम है जहाँ पर खगोलीय जो चीज़ें होती हैं उनको दिखाया जाता है बच्चों को। साइंस पार्क एक तरीके से होता है, तो जितने भी जो प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, जो खगोलीय घटनाएँ होती हैं वो वहाँ पर बच्चों को दिखाई जाती है। तो ऐसा ही एक जो डिजिटल प्लानिटोरियम है उसका विकास कोटा के अंदर किया जा रहा है और इसको बजट के अंदर जो है वो स्वीकृति दी गई थी। तो और इसके अंदर देखिए अब सारी इसकी चीज़ें हैं कि 3D शोज़ होंगे, इतनी क्षमता होगी, भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, बच्चों को जो आम दैनिक जीवन से संबंधित जो खगोलीय घटनाएं उनकी जानकारी दी जा सकेगी। तो ये तो सब बेसिक सी चीज़ें, आपको इतना पता रखना है कि ये जो डिजिटल प्लानिटोरियम है या विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, तो कोटा के अंदर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर देखिए TB मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसमें क्या है कि जो ग्राम पंचायतें होती है उनको TB मुक्त बनाने के लिए जो है इस अभियान को शुरू किया गया था। तो अगस्त 2022 से अप्रैल 2023 तक इस अभियान को जो है वो चलाया जाएगा। इसमें 1440 जो पंचायतें हैं उनमें ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसमें जो है इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य के 7 जिले और 29 ग्राम पंचायत हैं उनको TB मुक्त घोषित किया गया है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, सीकर और बूंदी के जो जिला पंचायतें हैं वो यहाँ पर शामिल है और उनको जो है यहाँ पर TB मुक्त घोषित किया गया है।
फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय को लेकर के। तो हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय जो है वो अब जोधपुर में खोला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे बुनकर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग हैं, शिल्पकार हैं, आर्टिजन्स हैं, उनको जो है यहाँ पर संबल मिलेगा। तो डायरेक्टोरेट या निदेशालय जब खोला जाता है तो उस क्षेत्र पर विशेष रूप से कार्य किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है राजस्थान ने जो है हस्तशिल्प नीति जो है वो 2022 के अंदर लॉन्च की थी अपनी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता रखना है कि हमारे हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट नीति 2022 में लॉन्च की गई थी, जिसमें कि बुनकरों के आर्थिक हितों को लेकर के बात की गई है। फीचर्स अपने पास में है नहीं तो हमको नहीं पढ़ना है, बस आप 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। हस्तशिल्प नीति 2022 में आई है और ये निदेशालय या डायरेक्टोरेट कहाँ खोला जाएगा, तो ये जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई जा रही है। तो रोड सेफ्टी को लेकर के जो है जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन को मंजूरी मिली है और इसका कार्यकाल 3 सालों का होगा। इसका प्रशासनिक विभाग होगा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। इसकी अध्यक्षता जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी और इसका जो कार्य होगा वो जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स जिले में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जो मृत्यु दर है उसको 50% तक जो है वो कम लाने का इसका कार्य होगा। तो ठीक है, ये जनरल बात है। फिर देखिए सहकार ग्राम आवास योजना, ये एक योजना है जो सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें क्या होगा कि किसानों को खेतों के ऊपर जो है आवास या रेजिडेंस बनाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पेमेंट किया जाएगा। यानी कि जो हमारी केंद्रीय सहकारी बैंक होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, ये 50 लाख तक का ऋण जो है वो 3 किस्तों में किसानों को उपलब्ध करवाएगा और समय पे अगर कोई ऋण चुकाता है तो उन किसानों को 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी या ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, किसानों को 6% ब्याज देना होगा और ऋण दीर्घकालीन अवधि यानी 15 साल के लिए जो है वो दिया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये योजना है, तो सभी इस योजना का लाभ उठाएं, 50 लाख का ऋण लें और अपने गाँव के खेतों में अपना घर बनाएं, अच्छा सा शानदार आलीशान सा। और इसमें 15 साल जो है वो इसकी भुगतान के लिए जो है वो टाइम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये अब तक के हमारे जो मेन बड़े टॉपिक्स थे वो हम कर चुके हैं। अब हम जो है जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, 1 लाइनर जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है कि जो प्रदेश के अंदर जो बाल और यौन अपराधी होते हैं तो वो बहुत ही संवेदनशील, पहली बात तो मामला होता है, बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। तो यहाँ पर जब गवाहियाँ दिलाई जाती है तो वो जो गवाही है, गवाह जो होता है उसको मैनिपुलेट ना किया जा सकते, किसी दबाव में वो बात ना करे। उसके लिए सरकार ने घोषणा की है कि जो हमारे 36 न्याय क्षेत्र है वहाँ के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर हम एक सेंटर्स की स्थापना करेंगे। तो उन सेंटर्स का नाम क्या रखा गया है, उन सेंटर्स का नाम है वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स। तो ये आपको थोड़ा नाम ध्यान रखना। फिर देखिए बजट में घोषणा की गई है, बजट 2022-23 में, ये जो मैंने टिक लगा रखा है वो पढ़ना है आपको। बजट 2022-23 में की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर नवीन होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है। तो होम्योपैथी, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी चर्चा में है आयुर्वेद होम्योपैथी, तो जो भरतपुर है वहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो खोला जाएगा। इसका जो सेंटर है होम्योपैथी के लिए महाविद्यालय जो है वो खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि जोधपुर में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसके प्रथम फेज़ के लिए जो है वो कुछ पैसे अलॉट किए गए हैं। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर ओपन की जाएगी। फिर है युवा मामले, खेल और सूचना जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना जो है उन्होंने बूंदी के किस टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। तो बूंदी का जो रामगढ़ विषधारी है वहाँ पर सबसे पहली जो जंगल सफारी है वो स्टार्ट की जाएगी। फिर मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2023 से राज्य की आशा सहयोगियों के मानदेय के अंदर जो उनका जो पेमेंट है उसमें 15% की वृद्धि की है और अब जो है वो पेमेंट 3000 यानी 3500 से बढ़ करके अब जो है वो 4098 रुपीज़ का प्रति माह जो है वो आशा सहयोगियों का हो गया है। फिर देखिए देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहाँ स्टार्ट की जाएगी। तो ये जो है आपके राजकीय BDM जिला चिकित्सालय कोटपुतली के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाएं, प्रसूता और शिशुओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये PCTS मोबाइल ऐप है जिसको कि लॉन्च किया गया है, PCTS ये ऐप है। तो ये जितने भी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जो प्रसूताएं होती हैं, उनके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए महात्मा गांधी की शांति और सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो है वो ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि ऐसे कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा और इनको जो है कुछ मानदेय दिया जाएगा। तो वो होगा 4,500 रुपये प्रति माह। तो ये क्या करेंगे, गांधी जी के जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगे।
फिर देखिए पाली में कहाँ पर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो पाली के अंदर जो है गोडवाड देसूरी जो जगह है वहाँ पर जो है लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो विकसित किया जाएगा। फिर देखिए संरक्षित वन क्षेत्र वाड़ाखेड़ा किस जिले में है जहाँ विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। तो ये जो वाड़ाखेड़ा जो है ये सिरोही के अंदर है। फिर जो योग दिवस था जो कि जयपुर में आयोजित किया गया, तो इसका जो थीम था वो क्या था। तो इसका जो थीम था वो था हर घर आंगन योग और वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम तो आपको पता ही है कि जो नेशनल योगा डे है उसका था, और इस बार जो जिला स्तरीय किया गया उसमें ये था हर घर आंगन योग और वसुदेव कुटुंबकम। फिर देखिए कि जो हमारा नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया है। अब ये जो खेल है वो 23 जून के बजाय जो है 10 जुलाई से स्टार्ट किए जाएंगे। तो हो सकता है कि इनका डेट भी आपसे पूछ ले कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 10 जुलाई से ये गेम्स स्टार्ट होंगे। फिर है कि चौगान स्टेडियम राज्य में कहाँ स्थित है जिसके जीर्णोद्धार को मंजूरी दी गई है। तो ये जयपुर में स्थित है। और मुख्यमंत्री जी ने जो है लोधी लोधा निषाद कश्यप केवट और सिद्ध समाज के प्रभावी विकास के लिए कौन से बोर्ड को जो है वो मंजूरी दी है। तो महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड जो है उसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए राजस्थानियों के लिए, जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए कुछ जो है क्या कहें उसको भवन बनाने के लिए मंजूरी दी जाती है। तो राजस्थान सरकार ने नवी मुंबई के अंदर भी पहले ऐसी मंजूरी दी थी, और अभी 3 शहरों के लिए और ऐसे राजस्थान भवनों की मंजूरी दी है जो कि बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई के अंदर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए मुख्यमंत्री ने जून 2023 में दी गई स्वीकृति के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राजस्थान में नियोजित मेट जो होते हैं उनकी प्रति दिवस की जो मजदूरी है वो 240 रुपये से बढ़ा करके 255 रुपये कर दी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो कहते हैं ना बहुत ही ट्रिवियल चीज़ें होती है वो पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर देखिए एनीमिया के विरुद्ध, एनीमिया क्या होता है, जब खून की जो कमी हो जाती है उसी को एनीमिया कहते हैं। तो महिलाओं में ये ज़्यादा होती है। तो एनीमिया के विरुद्ध जो है राज्य सरकार ने अभियान चलाया है। उसकी प्रगति के संदर्भ में चिकित्सा विभाग ने रैंकिंग दी। उस रैंकिंग के अंदर निम्नतम स्थान पर डूंगरपुर रहा है और सबसे ऊँचे जो शीर्ष स्थान है उसके अंदर जयपुर को रखा गया है। फिर तंबाकू सेवन के जो दुष्प्रभाव है उनके लिए जन जागरूकता विकसित करने के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सेवन और विज्ञापन पर कोटपा अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई के लिए प्रदेश के 60 दिवसीय अभियान का संचालन किया गया है। तो इसका जो जो अभियान है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टोबैको फ्री युवा कैंपेन। ठीक है, तो ये वैसे ना ये बहुत जनरल चीज़ें होती है, अगर ये ऑप्शन में भी होता है तो आप इजीली टिक कर लेते हैं, तो इस पर कोई क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं। फिर देखिए कि नेक्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के लंकाई बागीदौरा जो जगह है वहाँ पर अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर साइफन निर्माण और मगरदा में 2500 करोड़ के अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये कौन सी नदी है जिसपे ये जो है बांसवाड़ा के इसके ऊपर जो है परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये अनास नदी है। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा की नदी है अनास नदी, जिसके ऊपर इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। फिर देखिए कि भरतपुर में किस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ये जो हिजामा है ये यूनानी चिकित्सा से रिलेटेड है। आपने आयुष पढ़ाई होगा, तो आयुष के अंदर जो ये वाई होता है यूनानी से रिलेटेड होता है। तो ये यूनानी चिकित्सा को लेकर के भरतपुर में ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि अंजीर उत्कृष्टता केंद्र जो है और पपीता उत्कृष्टता केंद्र और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो अंजीर तो जो है वो सिरोही में, पपीता दौसा में, और जो अमरूद है उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट है महर्षि जो नवल है उनका पेनोरमा कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये जोधपुर के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किन मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसिल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो जयपुर, जोधपुर और कोटा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग सेंटर्स जो है वो भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। फिर है जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में स्वीकृत 22,000 करोड़ की 5 वृहद परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई जाने वाली राशि लगभग कितनी होगी। तो 60% ये राशि होगी राज्य सरकार यहाँ पर खर्च करेगी। राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर मुख्य न्यायपति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है एक नया नवाचार किया है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के लिए जो है एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा ताकि आरटीआई जो है वो सुगम तरीके से लॉन्च हो सके। तो ई आरटीआई जो है वो ई आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
फिर लास्ट है आज का कि मुख्यमंत्री ने किस मध्यकालीन भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध संत के नाम पर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शोध अध्ययन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो ये संत पीपाजी के लिए जो है वो शोध केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा पूरा जो है वो प्रादेशिक परिदृश्य था, जिसको कि हम कवर कर चुके हैं। और कल हम पढ़ेंगे इसमें पुरस्कार और सम्मान वाला पोर्शन, और 3 वीडियोज़ इसके भी और बनेंगे। पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे, खेल परिदृश्य है और मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फिर हम जल्दी ही इस मैगज़ीन को जो है वो कवर कर लेंगे, और PDF आपको कल तक जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।